लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. My screen is visible, right? So now let us start with the theory. So we will be starting our theory of ratio analysis. Kindly mute, both of you mute yourself. कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो अनम्यूट करके पूछना, ठीक है? So what we will discussing is ratio analysis. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है रेशियो एनालिसिस का? रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वी विल मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल फ्लोज। सीधी सी बात है, कोई भी दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स को ले लो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ले लो, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है। दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली डू इन रेशियो एनालिसिस। लाइक मैंने पहले अभी जैसे एग्जांपल दिया तुम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का, या नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। इस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट? तो रेशियो एनालिसिस में हम मेनली रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। अब रेशियो से हमें क्या पता चलता है? फर्म का जो सिचुएशन है, फर्म की करंट सिचुएशन क्या है। अगर मैं बहुत इजी वे में बोलूं तो रेशियो एनालिसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टूल एंड अ प्लानिंग टूल एज वेल। पहले हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग मतलब इट शोज द एग्जैक्ट सिचुएशन whether we are working as per planned way or not, हमने जो प्लानिंग की थी whether we are moving ahead in that direction or we are deviating from that, हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं या हम डिविएट कर रहे हैं। मुझे जाना था 80 करोड़ टर्नओवर्स की तरफ। सपोज एक कंपनी का टारगेट है 80 करोड़ का टर्नओवर, तो कंपनी का अभी का करंट सिचुएशन क्या है? वो 80 करोड़ में है या 50 करोड़ में? तो एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि कंट्रोलिंग टूल भी है, बिकॉज सिंपली वी कैन मेजर द डिविएशन। इफ देयर इज एनी डिविएशन वी कैन मेजर इन द रेशियो, राइट? सो इट्स ओन पास्ट। रेशियो एनालिसिस क्या करती है? फर्म की जो सिचुएशन है उसको स्टडी करते हैं हम फ्रॉम इट्स ओन पास्ट। नॉर्मली क्या होता है रेशियो में, हम पिछले साल का या पिछले ट्रैक को स्टडी करते हैं, पिछले कुछ साल के रेशियोज को स्टडी करेंगे, पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड को स्टडी करेंगे। ये हम लोग स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब एनालिसिस करते हैं उसमें करते हैं रेशियो एनालिसिस। तो हम पास्ट ट्रैक को स्टडी करते हैं, पिछले 5 साल में आपका जीपी किस तरह का काम कर रहा है या एनपी किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है, व्हाटएवर। फिर हम रेशियो एनालिसिस को बेस करके दूसरे फर्म्स के संग कंपैरिजन करते हैं या इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं। क्या होता है कभी कभी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है वो हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है और हमारा स्टैंडर्ड क्या है। सीधी सी बात है, हमको उसको स्टडी करना होता है कि हमारा अपना मतलब मे बी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड हो सकता है कि वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 80%, में 70% में हूँ, तो मैं 10% कम हूँ इंडस्ट्री से। वो चीज हम स्टडी करते हैं रेशियो एनालिसिस। मतलब इट्स हेल्प्स एज अ कंपैरिजन टूल और वेरिएबल, व्हाटएवर यू कैन से। रेशियो एनालिसिस स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन। देखो स्टडी तो हमने किया कि भाई किसका किस, दो जो वेरिएबल्स हैं, कोई भी दो वेरिएबल्स लेकर अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वेरिएबल्स ले रहे हो, कॉस्ट शीट के दो वेरिएबल्स ले रहे हो कि भाई मेरा कौन कौन सा इनपुट का रिलेशन कैसा है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कैसा है, किसी भी चीज का आप रिलेशन ले रहे हो, देन यू आर स्टडीइंग इट एंड देन यू कैन इंटरप्रेट, की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं क्या होगा। इंटरप्रिटेशन कब करते हैं? पहले हम स्टडी करते हैं, चीजों को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, क्या हो सकता है, ऑल दोस थिंग्स। This is mainly used, means all these financial variables are mainly used by the investors or lenders because they will provide money to you, right? Now, ratio analysis का significance जब हम study करते हैं, understand this concept, a single ratio by itself is not very meaningful. अगर हम सिर्फ एक रेशियो ले लिए उसका कोई माने कोई नॉर्मल मीनिंग नहीं भी निकले, कुछ समझ में भी नहीं आए। सपोज मैं मान के चली कि हमारी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो है 2:1, फाइन। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो 2:1, बट इस रेशियो का क्या मतलब है? और इफ आई से माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स, इसका मतलब 1:10 का रेशियो है या 1:2 का, 1:5 का, एनीथिंग, दिस इज द रेशियो। तो मैंने अपनी कंपनी का रेशियो निकाल दिया, बट इसका मुझे कोई फायदा नहीं है अगर मैं सिर्फ अपने रेशियो को जान लूं। तो दैट इज व्हाई वी से अ सिंगल रेशियो बाय इटसेल्फ इज नॉट वेरी मीनिंगफुल। सो नाउ व्हाट वी विल डू, so that is why we have different type of ratio,
and which will help us in actually comparing all this thing and we get a proper information. Like first one is intra company. इंट्रा कंपनी में जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं या रेशियो को स्टडी करते हैं तो अपने क्या देखेंगे, सपोज 2008 में हमारा क्या परसेंटेज था, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करो या रेशियो की बात करो, जीपी ऑफ सेल्स और जीपी ऑफ रेवेन्यू टू जीपी व्हाटएवर ग्रॉस प्रॉफिट, तो वहां 2008 का मैं देख रही हूँ। इंट्रा कंपनी मतलब कंपनी अपना खुद का कर रही है, तो कंपनी खुद का क्या देख रही है, पिछले पास्ट के संग अभी कंपैरिजन कर रही है, पास्ट एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस तरीके से, राइट। अब देखो इंटर कंपनी, दूसरा क्या हो गया, अपने जब रेशियो एनालिसिस करने जाएंगे तो वहां पे हम स्टडी करेंगे अपनी कंपनी के संग दूसरे कंपनी का, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरा अगर सेल्स जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इट इज समवेयर अराउंड 5% ऑफ आवर टोटल सेल्स। मैं मान इतना सेल्स कर रहे हैं या इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उसका 5% मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है, तो ये मेरा अपना हुआ। तो मैं जानना चाहूंगी मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, राइट। देन द थर्ड वन इज द इंडस्ट्री एवरेजेस। अब आपने इंट्रा कंपनी की, मैं खुद कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, सेकंड आपने देखा आपकी कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके संग कंपैरिजन करोगे। थर्ड लास्ट वन विच इज आल्सो वेरी यूजफुल, दैट इज इंडस्ट्री एवरेजेस। हम इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क लेते हैं। इंडस्ट्री एवरेजेस कैसे निकालते हैं, इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज वो कैसा परफॉर्म कर रही है या उनका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है, या वो जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो रेवेन्यू से कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली इस तरीके से एक इंडस्ट्री एवरेजेस जब निकालते हैं वो हो जाता है बेंचमार्क, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस परफॉर्मेंस टू एड डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, रेशियो एनालिसिस को मैंने पहले ही बोला प्लानिंग और कंट्रोलिंग टूल के हिसाब से हम यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, कोई भी बिजनेस में आप हो उसमें आपको हेल्प करेगा इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। when you have to take a decision you need to first identify all the aspect of business performance। मतलब कौन कौन से वेरिएबल आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रही है। मेरा बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ वेरिएबल्स like how much time I am dedicating, what is the new learning opportunity that I am getting, what are the product I am innovating, मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रही हूँ, एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग कैसा। तो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो तो बहुत तरह के हो सकते हैं। तो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिजनेस परफॉर्मेंस जो है, अच्छे से समझो, टू आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस परफॉर्मेंस टू एड डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या हुआ, मेरे बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को उस बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो क्या क्या चीजों से इम्पैक्ट होता है। with those are determinants, my business performance is determined by what all aspects, so what are the determinants of my business performance, KPI बोल सकते हो। मुझे वो समझना है पहले। सपोज अगर आपको क्वालिटी, आप अगर एक सर्विस की बात कर लो, कोई सर्विस डिपार्टमेंट में हो आप, तो सर्विस में क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस, या हम लोग बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, टैट बोलते हैं, कितनी जल्दी जल्दी आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, सर्विस के उसका सर्विस प्रोसेस को क्लोज कर रहे हो। तो बिजनेस परफॉर्मेंस जो है अलग अलग बिजनेस का अलग अलग केपीआई होता है, मुझे वो देखना है। सपोज मैं देख रही हूँ एक बिजनेस का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्यों बहुत अच्छा हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, 1 2 3 4, दोज आर द डिटरमिनेंट्स व्हिच एक्चुअली इम्पैक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस, उसको हमको देखना है। रेशियो एनालिसिस में उन रेशियोज को स्टडी करेंगे क्योंकि उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेंगे, समझ आया। हर बिजनेस अलग है, हर इंडस्ट्री अलग है, तो उनके परफॉर्मेंस का जो डिटरमिनेंट्स है वो भी अलग होगा। तो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस may need to be supplemented by qualitative factors to get a complete picture. Now normally ratio analysis में हम लोग इसको quantitative भी बोलेंगे क्योंकि हम अपने जो निकालते हैं पूरा न्यूमेरिकल एक मेथड है, इसका परसेंटेज ये उसका परसेंटेज ये, तो क्वांटिफाई करते हैं चीजों को, राइट। बट सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव फैक्टर्स समटाइम मे नॉट वर्क, सो वी आल्सो नीड सम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर। जब आप डिसीजन मेकिंग में आओगे तो आपको ये कुछ चीजें देखनी होंगी, फाइन। लास्ट इज स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन। रेशियो एनालिसिस क्या करता है, आपको स्टैंडर्डाइज रूप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देता है
फॉर कंपैरिजन। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फाइनेंशियल एनालिसिस हमने किया था, उसमें रेशियो एनालिसिस का एक पार्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस में वहां पे क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्डाइज करते हैं कि करंट रेशियो, सपोज मैं करंट रेशियो निकाल रही हूँ, मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ तुमको कि सपोज मैं करंट रेशियो निकाल रही हूँ, करंट रेशियो 5 कंपनीज की निकाल रही हूँ मैं, तो मैं देख रही हूँ कंपनी एक्स की करंट रेशियो इतनी है, कंपनी वाई की इतनी है, कंपनी जेड की इतनी है, सो ऑन। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ना, तो मैं 5 कंपनी की कर रही हूँ, फाइन, मैं 5 कंपनी का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही हूँ, तो उनका करंट रेशियो को मैं 5 कंपनी के करंट रेशियो को देख रही हूँ, तो मैं देखूंगी जिसका भाई करंट रेशियो सबसे ज्यादा है वो मैं आराम से उसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो एक स्टैंडर्डाइज मीडियम हो जाता है ना, एक स्टैंडर्डाइज तरीका हो जाता है ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज पॉसिबल कि मैं मेरी कंपनी ले रही हूँ, सपोज ये पीएसबी ट्रेनिंग, राइट, मैं अपना ही ओन कंपनी का 2020 का, 2021 का, 2022 का देख रही हूँ, तो मैं यह देख रही हूँ करंट रेशियो, तो मैं करंट रेशियो देख रही हूँ मे बी 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, मेरा करंट रेशियो, फाइन। देन में हो गया क्विक एसेट रेशियो, मान के चलिए 1.5, 0.5, 1.2, इस तरीके से। तो ये मैंने क्या हुआ, इंट्रा इंट्रा कंपनी, मेरी खुद की कंपनी से कंपैरिजन हुआ, फाइन। अब नाउ देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि ये मुझे कंपनी वाइज इंटर कंपनी एनालिसिस करनी है, तो चलो ये मैंने पीएसबी का ले लिया, ये हो गया आरएसबी हो गया, ये चलो हार्दिक का हो गया, हार्दिक भी एचबी हो गया वो भी, चलो ये आकृति लाल, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। अब डिफरेंट कंपनीज के मैं करंट रेशियोज को कंपैरिजन कर सकती हूँ, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, इस तरीके से। सो इट गिव्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर कंपैरिजन। पॉइंट क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? यस मैम। कि किस तरीके से आपको रेशियो एनालिसिस हेल्प करने वाला है। आप जब इंट्रा कंपनी करते हो तो मैं अपनी कंपनी का ही पास्ट रिकॉर्ड को स्टडी कर रही हूँ, और जब इंटर कंपनी कर रही हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मेजर कर पा रही हूँ, कंपेयर कर पा रही हूँ इन अ सिंगल फॉर्मेट। क्लियर? यस मैम। इट्स इजी ना? अभी तक दैट्स ग्रेट, हाँ दैट्स ग्रेट, ये आकृति ने बड़ा अच्छा जवाब दिया अभी तक। चलो, provide the all important early warning indication that allow us to solve our business problem before our business is destroyed by those problem। रेशियो एनालिसिस में एक बहुत अच्छी चीज है कि रेशियो एक्ट एज एन इंडिकेटर, ठीक है, बहुत अर्ली वार्निंग आपको, अर्ली सिग्नल्स दे देता है। अगर कभी कभी हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, या कंपनी की डेट जो है वो काफी हाई है, या अब मैं बोल सकती हूँ कि कंपनी के किसी के जो एसेट्स इन्वेंट्री टर्नओवर है वो बहुत स्लो है, तो अगर कोई इसको एनालाइज करे कि कंपनी की एसेट टर्नओवर जो है, इन्वेंट्री टर्नओवर इतनी स्लो है, इसका मतलब कंपनी या तो वो प्रोडक्ट उसके ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, कंपनी को फिर डिस्काउंट करके बेचना पड़ेगा, नुकसान करके बेचना पड़ेगा। तो दीज आर ऑल अर्ली वार्निंग्स, ये इंडिकेटर्स हैं। तो आप वो रेशियो से, अगर कोई क्वार्टरली स्टडी कर रहा है या मंथली स्टडी कर रहा है, तो वो रेशियो, अभी तो नाउ वी हैव ईआरपी सिस्टम एंड ऑल, इट्स वेरी इजी बिकॉज एमआई जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है, दोज आर ऑल डन बाय द एमआईएस ऑटोमेटिकली रिपोर्ट निकाल देता है, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैनुअली, ठीक है। तो यू कैन गेट एन इजी एक्सेस टू ऑल दोस इंडिकेटर्स, बहुत इजी हो जाएगा। Now, enables the business owner or manager to spot trends in a business। अभी क्या होगा, जो बिजनेस के ओनर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उस अर्ली इंडिकेटर्स को देख के समझ जाएंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सपोज यू हैव गॉट अ वेरी गुड रिपोर्ट, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी चीजें रिपोर्ट्स बनी हुई है। पहले क्या होता था, हमें ना ये सारी चीजें बनानी होती थी, इट वाज वेरी टफ। कुछ साल पहले जब ईआरपी या सैप या जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे मॉड्यूल अवेलेबल नहीं थे, दोस टाइम इट वाज वेरी टफ। बट अभी क्या है, डेली का डेली आपकी रिपोर्ट्स अपडेट हो रही हैं, और वो अपने आप सिस्टम जनरेट होकर सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स निकाल दे रहे हैं। बट अब रिपोर्ट्स में जो इंडिकेटर्स हैं वो समझना आपको आना चाहिए। मेरे पास रिपोर्ट तो जनरेट हो गया, बट रिपोर्ट में कौन सी चीज को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी चीज को नहीं करना है, वो हमें देखना है।
जैसे मैंने तुमको बताया कि इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत स्लो है, तो सीधी सी बात है कंपनी गया, उसके प्रोडक्ट जाएगी, फिर वो उसको नुकसान करके बेचना होगा। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर ही नहीं हो रही तो कंपनी को नुकसान करके बाद में बेचना ही होगा, सेल करके, राइट। तो रिपोर्ट तो आपको मिल जा रही है, बट वो रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। Now, how a ratio is expressed? Ratio कैसे एक्सप्रेस करते हैं? Normally as percentage. Ratio हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? As percentage. Like such as 25% or 50%. For example, if net profit is rupees 25,000 and the sales is 1 lakh, तो हम क्या बोलेंगे? The net profit can be said to be 25% of the sales. बोल सकते हैं as a percentage. Then as proportion, हम लोग इसी चीज को 20 मतलब 25% of 1 lakh can also be expressed as proportion. बोल सकते हैं 1:4. Yes. बोल सकते हैं as pure number or times. हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/4. इसको बोल सकते हैं तो 1/4. बोल सकते हैं ना 1/4. Anything? Now, रेशियो एनालिसिस जो हम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस दिया है, जैसे हम क्या क्या फायदा होगा। बेसिकली हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, ऑल दोस थिंग। लिक्विडिटी क्या है कंपनी की, इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर्स, उन लोग की एनालिसिस होती है मेनली कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड कैसा देगी, ऑल दोस थिंग, राइट। एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, एंड सम आर गियरिंग रेशियो। ये वे है कुछ एनालिसिस का, ठीक है, कि बिजनेस का कुछ ज्यादा लोन वोन तो नहीं है, गियरिंग हो जाता है। चलो, रेशियो एनालिसिस में अपने क्या समझते हैं या क्या क्या चीज हमें जानने की जरूरत है, कौन कौन से टर्म हमें जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इसमें आ जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम रेशियो एनालिसिस से, मतलब वो एक इंफॉर्मेशन है जो हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? The ability of the firm to pay its way. What does it mean? एक कम लिक्विडिटी, लिक्विड आपके पास कितने पैसे हैं, लिक्विड कैश कितना है, उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में क्या हो गया, आपके पास कितने पैसे हैं कि आप पेमेंट कर सको, उसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी, राइट। Yes, ma'am. नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट्स और शेयर होल्डर्स। इंफॉर्मेशन टू एनेबल डिसीजंस to be made on the extent of the risk and the earning potential of a business investment. ये क्या हो जाता है इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर्स में, कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या देखना है कि कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, रिस्क टेक, नॉर्मली इसको हम बोल सकते हैं रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, कि इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे या शेयर होल्डर्स क्या देखेंगे, ये बिजनेस कितना रिस्क ले रही है और कितना पैसे कमा रही है, राइट। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज गियरिंग। गियरिंग इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बोल सकते हो कि एक्सपोजर कैसा है, हमें जानना है कि कंपनी जो है कितने लोन में, इसको डेट भी बोल सकते हो, कंपनी कितना उधार ले रही है, फाइन। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ इफेक्टिव द फर्म इज एट जनरेटिंग प्रॉफिट गिवन सेल्स एंड और इट्स कैपिटल एसेट। सीधी सी बात है, आपका करंट कैपिटल प्रोफाइल में कैपिटल एसेट्स, अभी की करंट जो फैसिलिटी है उसमें आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हो, फाइन। Next one is financial. The rate at which the company sells its stock and the efficiency with which it uses its asset. Financial में हम लोग सीधी सी बात है फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस फंडिंग कहाँ से ला रहे हो, तो अगर कैपिटल की बात करो तो अपने सेल्स, अपने स्टॉक का जो प्राइस है, सेल्स कितना कर रहे हो आप, आपकी एफिशिएंसी क्या है, या आप अपने फंड को, एसेट्स को कैसे यूज कर रहे हो। फाइनेंस में क्या करते हैं, जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या देखते हैं अपने, एसेट और लायबिलिटी। एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। Yes, ma'am. एंड एसेट को क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन यू कैन से। तो फाइनेंशियल रेशियोज में हम इसी चीज को स्टडी करते हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं हम, ये एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। Give me 1 moment. टर्म्स यूज इन रेशियो एनालिसिस। अब देखिए डिफरेंट टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं रेशियो एनालिसिस में, उसको पढ़ते हैं। करंट एसेट्स,
क्विक एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम लोग और भी टर्म्स हैं हम लोग यूज करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट्स, करंट लायबिलिटीज, डेट, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अच्छा, ये जितने भी टर्म्स मैंने अभी बोले, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है? सारे टर्म्स समझ में आया? Yes, ma'am. आकृति क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। हमारे जो रेशियोज होते हैं वो कितने तरीके होते हैं? एक होता है आपका बैलेंस शीट का रेशियो, मतलब जो चीजें जो रेशियोज हम बैलेंस शीट के आइटम से निकालते हैं। बैलेंस शीट में हमने कंपोनेंट देखे ना, कितना कुछ होता है बैलेंस शीट में, होता है ना? तो वहां से हम क्या रेशियोज निकालते हैं? जो रेशियो अपने बैलेंस शीट से निकालते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो। फाइन। अब व्हाट आर द रेशियोज? इट इज करंट रेशियो, quick asset ratio and debt equity ratio. These are the ratio which is called as financial ratio, or these are the ratio which we extract from balance sheet. Fine. Next is profit and loss ratio or income or revenue statement ratio. सीधी सी बात है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या जो बोल रहे हैं इनको हम ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो क्यों बोलते हैं? देखो, ऑपरेट करते वक्त बिजनेस को या अपनी जो फैक्ट्री चला रहे हो, बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त जो भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे हैं वहां से निकालते हो, इसलिए इसको ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं अपने। इनकम और रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, लाइक आप ओपनिंग स्टॉक ले लो, परचेज ले लो, देन वेजेस ले लो, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ले लो, सेल्स ले लो, ये सारी चीजों को लेकर हम लोग ये निकालते हैं, इसलिए इसको ऑपरेटिंग रेशियो या इनकम स्टेटमेंट रेशियो भी बोलते हैं। फाइन। नाउ व्हाट आर द ऑपरेटिंग रेशियोज? ऑपरेटिंग रेशियो क्या क्या है? It is gross profit ratio, operating ratio, expense ratio, net profit ratio and stock turnover ratio. ठीक है? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट रेशियो। कॉम्पोजिट रेशियो मतलब जो कि दोनों से निकाला जाता है, बैलेंस शीट एंड पीएल रेशियो, दोनों को मिक्स करके। क्या क्या है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्स रेशियो, रिटर्न ऑन ओन फंड्स रेशियो, अर्निंग्स पर शेयर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है? नो, अब देखो नॉर्मली क्या होता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फॉर रेशियो एनालिसिस। अब देखो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले वो जान लो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है सबको? पता है ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट? यहाँ पे क्या है, हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, बस ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके दिया हुआ है। नॉर्मली हमें पता है, दिस साइड इट इज लायबिलिटी एंड दिस साइड इट इज एसेट। क्लियर? Yes, ma'am. लायबिलिटीज में मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली? सोर्सेज ऑफ फंड। एक कंपनी के लिए जो लायबिलिटीज है, मतलब कंपनी कहाँ कहाँ से फंड को अरेंज कर रही है, इसीलिए उसको लायबिलिटीज भी बोल रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि कंपनी, जैसे कैपिटल को भी हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है कैपिटल को लायबिलिटी बोलने का? मैम क्योंकि जो कैपिटल है वो ओनर बिजनेस में लगा रहा है, और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं ना, तो इसलिए। यस, बिल्कुल सही है। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैम मैं नहीं समझा ये। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े हो? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है, राइट? तो मैं जो बिजनेस में पैसा लगा रही हूँ, तो बिजनेस तो अलग एंटिटी है, तो बिजनेस का तो हेडेक हो गया ना, वो तो उसके लिए लायबिलिटी है कि वो मुझे पैसा रिटर्न करेगा। This concept is called business entity concept, and that is why capital invested by the owner, even मैं अगर ओनर हूं, मैं बिजनेस में पैसे लगा रही हूँ, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी। ठीक है। समझ आए? चलो, तो लायबिलिटी, सीधी सी बात है, लायबिलिटीज मतलब ये कि सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में अपने लायबिलिटीज नॉर्मली इस साइड में दिखाते हैं, लेफ्ट साइड में, जिसमें फर्स्ट है देखो नेटवर्थ और इक्विटी ओन्ड फंड्स। ठीक है? अब यहाँ पर नेटवर्थ, नेट क्या है आपका? शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पेड अप कैपिटल और ओनर्स फंड। शेयर कैपिटल आपको पता है कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है,
या अगर पार्टनर्स पैसे कंट्रीब्यूट करें तो पार्टनर्स का पैसा कितना लगा है। देन पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कहाँ आता है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और इशू में कॉल किया जाता है कि भाई शेयर होल्डर्स को कॉल करें कि आप लोग अपना पेमेंट कर दो, तो जितने पैसे आ गए हैं, जो कॉल पे जितने पेमेंट आ जाती है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, राइट। Yes, ma'am. एंड देन ओनर्स फंड, ओनर ने अपना जो भी पैसा लगाया। नेक्स्ट इज रिजर्व, रिजर्व ऑफ जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, या जो भी है ना डिंगना जितना तरह का रिजर्व होगा, सभी रिजर्व को हम लोग लायबिलिटी साइड में ही रखते हैं, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है। देन यू हैव लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और बोरोड फंड, ये क्या था, नेट वर्थ, कंपनी का नेट वर्थ, अपना इक्विटी बोल सकते हो या ओन्ड फंड, अपना फंड। अभी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और बोरोड फंड, ठीक है। टर्म लोन्स, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है कंपनी। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सारे क्या हो गए, कंपनी हो सकता है कि ये सारे के माध्यम से, लाइक डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर इशू करती है और पैसे रेज करती है, ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। क्लियर है डिबेंचर का फंडा, डिबेंचर, बॉन्ड्स, Yes, ma'am. ओके। देन यू हैव करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज मतलब जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर करनी होती है, करंट मतलब ये कि 1 साल का टेन्योर है। तो you have bank working capital limits such as CC, OD, bills, export credit, etc. Then sundry or trade creditors, bills payable, short duration loans or deposit, expenses payable and provisions against various items. Clear? Next is assets. अब अपने आ जाते हैं asset side में। तो we always start with fixed asset. Fixed asset में क्या है हमारे पास, land and building, plant and machinery। अब यहाँ पर हम लोग जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उससे लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, which we call as net value or book value or written down value, right? Then you have non current asset, non current assets में आपका आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करके रखे कंपनी। ओल्ड स्टॉक और ओल्ड डिस्प्यूटेड बुक डेट्स, उधार, छोटा मोटा उधार। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अदर मिसलेनियस एसेट्स व्हिच आर नॉट करंट और फिक्स्ड इन नेचर। अब आ जाता है करंट एसेट, करंट एसेट में क्या आ जाता है, कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल, कोटेड और गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज, book debts or sundry debtors, bills receivable, stock and inventory, stores and spares, advance payment of taxes, prepaid expenses, loans and advances recovered within 12 months. जैसे कुछ कुछ लोन्स है कंपनी ने दी है पर वो 12 मंथ्स के अंदर आ जाएगी, वो सारे आ जाते हैं करंट एसेट्स में, ठीक है। Yes, ma'am. Then the last one is intangible assets. Intangible assets में क्या क्या आता है, पेटेंट, गुडविल, डेबिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट, मतलब अगर नेट लॉस होता तो यहाँ था। Then preliminary or pre-operative expenses. Fine. These are all intangible assets. Now, let us move to some important notes. कुछ important notes हैं जो हमें जानने हैं. What are those? Liabilities have credit balance and assets have debit balance. याद रखना है, हमेशा ऐसा ही होता है एकदम। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब बचपन से मतलब 11-12 से जब से किए हो तब से ये बात जाननी है कि लायबिलिटीज का जो फेवरेबल साइड है वो क्रेडिट साइड है, तो लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, राइट। एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, राइट। नाउ current liabilities are those which have either become due for payment or shall fall due for payment within 12 months from the date of balance sheet. Current liabilities क्या है, जो मतलब current है within a span of 1 year जिसको करना है। Then current assets का भी वैसा ही, current assets are those which undergo change in their shape form within 12 months. Okay? Net worth and long term liabilities are also called long term sources of fund. Clear है? No. Current liabilities are known as short term sources of fund. Long term liabilities and short term liabilities are also called outside liabilities. Current assets are short term use of funds. ये कुछ टर्म है आप लोग को याद रखने हैं। Assets other than current assets are long term use of funds. Current assets को छोड़ के जो भी assets है वो है long term use of fund. Fine. Installments of term loan.
payable in 12 months are to be taken as current liability only for calculation of current ratio and quick ratio. जो भी term loan है which is payable within 12 months वो current ratio and quick ratio में हम लेंगे. Investment in government securities to be treated current only if these are marketable and due. मतलब क्या होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको हम करंट एसेट तभी मानेंगे जब वो मार्केटेबल है, मतलब उसको आसानी से हम बेच सकते हैं, या ड्यू है जैसे मुझे अभी पेमेंट आने वाली है नेक्स्ट मंथ ऐसे. Investments in other securities are to be treated as current if they are quoted investments in allied associates or sister units of firm to be treated as non-current. देखो दोनों चीज है यहाँ पर हम करंट इन्वेस्टमेंट्स इन अदर सिक्योरिटीज आर टू बी ट्रीटेड एज करंट. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी तभी करंट होगी जब वो मार्केटेबल होगी या ड्यू होगी. दूसरी अदर सिक्योरिटीज में जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. और अगर तुम्हारे कुछ अलाइड या सिस्टर यूनिट्स हैं, सिस्टर यूनिट्स मतलब मेरा पीएसबी है, पीएसबी का बच्चा एक तो आरएसबी, या और भी कोई छोटे मोटे यूनिट्स हैं, पापड़ कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, वो सारे हो जाएंगे नॉन करंट. Bonus shares are issued by capitalization of general reserve and as such do not affect the net worth. अब देखो बोनस शेयर्स जो होते हैं उन लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कुछ पैसे पड़े हुए हैं उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं और तब हम बोनस शेयर को इशू करते हैं टू अवर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट अफेक्ट द नेट वर्थ. नेट वर्थ लेकिन बराबर ही रहेगा, उसमें कुछ खास चेंज नहीं होगा. ठीक है. विथ राइट्स इशू चेंज टेक्स प्लेस इन नेटवर्थ एंड करंट रेशियो. अब राइट्स इशू होने से क्या होता है, राइट्स इशू मतलब हम राइट्स दे रहे हैं, सस्ते में बेचते हैं, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनका नए शेयर्स को सस्ते में बेचते हैं, तो उस टाइम में नेटवर्थ और करंट रेशियो में चेंजेस आता है. फाइन. Yes, ma'am. Yes.